तो चलो, अभी तक की क्लास में मैंने आप लोगों को टैली में क्या क्या सिखा दिया, पहले ये बताओ। टैली में सबसे पहला स्टेप होता है टैली का इंस्टॉलेशन, वो वन टाइम वर्क है। उसके बाद टैली में क्या बनाना, कंपनी क्रिएट करना। उसके बाद क्या काम किया अपन कंपनी क्रिएट करने के बाद, लेजर मास्टर्स बनाए। मास्टर के अंदर दो चीजें आती है, एक बनाए अकाउंटिंग लेजर और दूसरा इन्वेंट्री मास्टर, है ना। ये सारी चीजें अपन ने की। अच्छा, एक सिंपल सी जानकारी और दे रहा हूं आप लोगों को। टैली सॉफ्टवेयर एक है। अब आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो तो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टीपल कंपनी के अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात। कल एक फोल्डर दिखाया था 10,000 नंबर का था, वो एक कंपनी का था, लाला प्रोविजन स्टोर। उसी टैली के अंदर आप और कंपनियां क्रिएट कर सकते हो। आ गई मेरी बात समझ में। और कंपनियां क्रिएट कर सकते हो, आप पासवर्ड डाल सकते हो हर कंपनी का। वो सारी चीज सिखाऊंगा मैं आपको समय आने पर। अभी तो हम बेसिक चीजों से थोड़ा सा ऊपर आ जाए पहले, है ना। तो उसी सीरीज में अब आगे हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं टैली में एंट्री। टैली में एंट्री, एंट्री का मतलब क्या होता है समझना। आप लोगों को कुछ दिनों पहले याद है, मैं आप लोगों को टैली में वो बताया था, अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है। अकाउंटिंग की प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहला काम क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को मेजर करना। मेजर मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। और मेजर करने के बाद जो अगला काम होता है वो क्या होता है, रिकॉर्ड करना, है ना। रिकॉर्ड करना मतलब टैली में हम अब चीजों को क्या करेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट की हमको क्या करनी पड़ेगी, एंट्री। एंट्री करने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज। समझे मेरी बात। किसका नॉलेज, डेबिट का और क्रेडिट का। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आप लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आप लोगों ने कॉमर्स पढ़ा ही नहीं है। मैं उस ढंग से आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट के बारे में बता रहा हूं, समझना। मैंने आप लोगों को बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग समझाया है कि नहीं समझाया है। आप लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी का ज्ञान है कि नहीं है ना, बेसिक चीजें पता है। तो चलो आज की क्लास में अपन बात करेंगे और डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि आप इसको नहीं समझोगे तो ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे करोगे। टैली में जब एंट्री करने जाओगे, कोई चीज डेबिट करने आप क्रेडिट करके बैठ गए, क्रेडिट करने डेबिट करके बैठ गए तो गड़बड़ होगा। तो पहले डेबिट क्रेडिट का नॉलेज होना चाहिए। तो डेबिट क्रेडिट के नॉलेज के लिए सबसे पहले आपको अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री का एक गोल्डन रूल होता है। क्या होता है, गोल्डन रूल, उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है समझो, हेडिंग लिख रहा हूं मैं, गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री। इतना तो आप लोग जानते हो, जो बता रहा हूं आप लोगों ने हो सकता है पहले पढ़ा होगा 11th में या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, जब भी पढ़ा होगा। लेकिन अब इस चीज को रिवाइज करा रहा हूं तो हो सकता है आपको कुछ नया जानने को भी मिल जाए, तो ध्यान से सुनते जाओ। तो गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री क्या बोलता है कि अकाउंट्स जो होते हैं ना, अकाउंट्स, उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है आपका रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। मतलब हमको एंट्री करना है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसकी क्या करना है, एंट्री। अब एंट्री करना है तो एंट्री करते समय किसी चीज को डेबिट करते हैं और किसी चीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए आपको उन ट्रांजेक्शन्स को, उन चीजों को आपको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। कौन कौन सी वो तीन कैटेगरी है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें से कुछ चीजें किसमें आती है, रियल अकाउंट। कुछ ऐसी चीजें होती है जो किसमें आती है, पर्सनल, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो नॉमिनल। हम कैसे पहचानेंगे कौन सी चीज रियल है, कौन सी चीज नॉमिनल है, कौन सी चीज पर्सनल है। हमारे बिजनेस में मौजूद सारी वस्तुएं, क्या बोला मैंने, वस्तुएं जो हमारे बिजनेस में या तो आती है या फिर हमारे बिजनेस से बाहर जाती है, वो सभी चीजों को हम रियल अकाउंट के कैटेगरी में डालते हैं। नहीं समझे। एक सिंपल सा एक कंक्लूजन बोलूं तो वस्तुएं। अब जैसे मेरे बिजनेस में मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप वस्तु है कि नहीं है, खरीदूंगा तो लैपटॉप आएगा, बेचूंगा तो लैपटॉप जाएगा। कुर्सी, ये चेयर जो है, ये वस्तु है, पैसा, चेयर
क्या होगा, आएगा, खरीदूंगा तो, बेचूंगा तो जाएगा। मेरे जेब में पड़ा वो पैसा, अभी एक बच्चे ने फीस दी, पैसा जाएगा और आएगा, तो ये क्या है, ये क्या है, वस्तु है। भले नोट है लेकिन क्या है, वस्तु है। तो ये सारी चीजें जो वस्तुएं हैं वो सबको हम किस में रखते हैं, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का नियम में होता है कम्स इन व्हाट व्हाट कम्स इन, जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, एंड व्हाट गोज आउट, मतलब हमारे बिजनेस में कोई चीज आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। यहां तक समझ में आ गई बात। अब समय समय में हम अपने बिजनेस में लोगों के साथ डील करते हैं, लोगों के साथ डील करते कि नहीं, या फिर हम किसी इंस्टीट्यूशन के साथ डील करते हैं। मैं दो नाम लिया, किसके किसके साथ डील करते हैं, लोगों के साथ या फिर इंस्टीट्यूशन के साथ। तो जो लोग है और इंस्टीट्यूशन है उसको हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे, पर्सनल अकाउंट। लोगों को और इंस्टीट्यूशन को किस में डालेंगे, पर्सनल अकाउंट में। तो यहां पर डेबिट किसको करेंगे, रिसीवर को, रिसीव करने वाले को करते हैं डेबिट, और देने वाले को, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स को दो कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करना है फॉर द पर्पस ऑफ डेबिट और क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन को हमने पहले किस में डाला, रियल, दूसरा किस में डाला, पर्सनल। अब अपन बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, नहीं क्या आता है, दो, जैसे इसमें मैंने वस्तु एक नाम बता दिया, वस्तु, इसमें मैंने क्या बताया, पर्सन और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो आप अपने बिजनेस में डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट खोल रहे हो, डेटर और क्रेडिटर का क्या कर रहे हो, अकाउंट खोल रहे हो, तो उनको कौन से कैटेगरी में डालोगे, पर्सनल अकाउंट में डालोगे। आप अपने बैंक में खाता खोलोगे तो बैंक भी एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है। अब लोग के साथ डील नहीं कर रहे हो, बैंक के साथ डील नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो कंपनी भी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो एक संस्था है। क्लियर है। अब हमारे बिजनेस में कुछ आया तो डेबिट, कुछ गया तो क्रेडिट, ये कौन बोलता है, रियल अकाउंट। रिसीवर मतलब लेने वाला डेबिट और देने वाला गिवर मतलब क्रेडिट, ये कौन बोलता है, पर्सनल अकाउंट। जो चीज हमारे बिजनेस में होती है, आ रही है जा रही है नहीं बोल रहा हूं, लेने वाला देने वाला नहीं बोल रहा, हमारे बिजनेस में जो चीज हो रही है, मतलब खर्चा हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई, फायदा हो गया, मैं क्या यूज कर रहा हूं हिंदी में, हो जा रहा है, जो चीज क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो उसको हम क्या मानते हैं, नॉमिनल अकाउंट। उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट में याद रखना, लॉस और एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में डाल के डेबिट में लेंगे। किसको किसको मैंने बोला, लॉस और एक्सपेंसेस। इसी का जस्ट उल्टा प्रॉफिट और इनकम अगर हो रहा है आपको, अगर आपको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है या फिर इनकम हो रही है, तो उसको क्या करोगे आप लोग, क्रेडिट करोगे। तो ये गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री है, जो 11वीं में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाए होंगे आप लोगों को, या फिर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे आप लोग। ये कोई नई चीज नहीं है अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो। आगे बढ़ जाए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, बताना। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। आपने कैश में 20,000 का फर्नीचर खरीदा। तो पहले बताओ, फर्नीचर क्या है, एक वस्तु है। आप फर्नीचर खरीदोगे तो सोच के देखो क्या हुआ होगा, फर्नीचर आया होगा, और क्या गया होगा, कैश। तो दोनों ही कौन से कैटेगरी में है, तो जो आया आपके बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर को क्या करोगे, डेबिट, और क्या गया आपके बिजनेस से, कैश, तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट। समझ में आ गई बात।
तो मतलब यहां पर आपने रियल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस ट्रांजेक्शन में लगाया और उसके बेस पे ये डिसाइड किया कि फर्नीचर को क्या करेंगे हम डेबिट और कैश को क्या करेंगे हम क्रेडिट। अब मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अब वो लाइन खींच के हम जर्नल एंट्री करने नहीं बैठेंगे क्योंकि टैली में फॉर्मेट अलग होता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट कौन सी चीज होती है और क्रेडिट कौन सी चीज होती है, दिमाग इसमें लगाना है। फॉर्मेट का अपने को काम नहीं करना है, फॉर्मेट बनाने का टेंशन किसका है, टैली का है। हमको डेबिट क्रेडिट के ऊपर दिमाग लगाना है ना। चलो अब यहां पर एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं मैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुंदरलाल। फर्नीचर आपने खरीदा लेकिन उधारी में खरीदा, तो फर्नीचर तो आएगा आपके बिजनेस में लेकिन कैश जाएगा क्या, नहीं। तो फर्नीचर आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ये तो क्लियर है रियल अकाउंट है। लेकिन लेकिन किससे खरीद रहे उधारी में, सुंदरलाल। तो जिससे हम उधारी में खरीदते हैं तो एक इंसान है, अगर सुंदरलाल नहीं होता तो कोई दुकान का नाम लिखते आप, समझे मेरी बात, तो दुकान का नाम लिखते। तो अगर किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिख रहे हो तो कौन से अकाउंट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो फर्नीचर आया तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो अब क्या करोगे, फर्नीचर को डेबिट करोगे। और सुंदरलाल आपको फर्नीचर दे रहा है तो गीवर है कि नहीं है, तो गीवर है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ट्रांजेक्शन को इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है कि क्या हो रहा है। ऐसे आप नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन है जिसको अपन को डेबिट क्रेडिट में अपने को दिमाग लगाना, ठीक है। तो उसके लिए अपने को ये जो बेसिक चीज है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो हम, और आप लोग मेरे से डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक नया चीज बता रहा हूं जो शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है मेरे को नहीं पता, लेकिन अब जर्नल एंट्री के लिए उसको भी अपने को ध्यान में रखना जरूरी है। बताऊं, देखो यहां पर भी हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट की ही, यहां पर भी हम बात कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट की, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसका पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे चेंज हो जा रहा है, समझना। मान लो एक तरफ आग है, आग, और एक तरफ है पानी। एक तरफ आग है और एक तरफ क्या है, पानी है। मैं आग में और आग डालूंगा तो आग बढ़ेगी कि कम होगी, और पानी में मैं और पानी डालूंगा तो पानी बढ़ेगा कि कम होगा। तो आग को मैं मान रहा हूं वो डेबिट नेचर का होता है, और पानी को क्या मान रहा हूं मैं, वो क्रेडिट नेचर का होता है। मतलब मैं अगर कोई चीज डेबिट नेचर की है उसको मैं और डेबिट करूंगा तो डेबिट की वैल्यू को बढ़ाएगा, और अगर कोई चीज क्रेडिट नेचर की है उसको मैं और क्रेडिट करूंगा तो क्रेडिट को और बढ़ाएगा। जैसे आग को आग और बढ़ा देती है, पानी को पानी और बढ़ा देता है। अब अपन बात करेंगे क्रॉस, कैसे समझना। आग में अगर पानी डालोगे तो आग कम होगी कि पानी कम होगा, ये डिपेंड करेगा उसकी वॉल्यूम के ऊपर। आग ज्यादा है, बहुत पूरे कमरे में, ये कमरे में नहीं, मान लो एक बहुत बड़े कमरे में आग लगी हुई है। अब एक मग्गा पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी, बुझेगी। जितने एरिया में जाके पानी अपना इफेक्ट डालेगा वहां की आग बुझेगी। मतलब आग मान लो 10,000 की लगी है, अरे एक एग्जांपल ले रहा हूं, और पानी आप 1,000 का डाल दिए तो आग कितनी कम होगी, तो आग कितनी बचेगी, 9,000 की। नहीं समझ पा रहे हो, मतलब डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है। अब समझना, आग ही 1,000 की लगी है, इतनी सी जगह में आग लगी, अब बाल्टी भर के पानी डाल दिए तो आग तो खत्म हो जाएगी, पानी बचे रहेगा। आग 1,000 की लगी, पानी 10,000 का डाल दिए आप, तो कितने का पानी बचेगा। तो ये आग और पानी का खेल नहीं है, ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट का खेल है। तो डेबिट को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, आग से, और क्रेडिट को किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, पानी से, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ, अरे डुप्लीकेट कर दे रहा हूं डिलीट के बदले। देखो, तो यहां पे लिखोगे एसेट्स। एसेट अगर बढ़ता है तो क्या करोगे, क्योंकि एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट।
एसेट अगर बढ़ेगा तो उसको क्या करोगे, डेबिट, और एसेट अगर कम हो रहा है तो उसको क्या करोगे, वैसे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमेशा बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ये एसेट और लाइबिलिटी का फंडा है, क्योंकि एसेट जो है ना, एसेट इसका नेचर डेबिट होता है। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आप लोगों का गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक, अब 2 मिनट के लिए सुनो मेरी बात। अब टैली के अंदर हमको अब ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है। ओ दीदी इधर, टैली के अंदर हमको अब ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए वाउचर। वाउचर वो वाले वाउचर नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाला वाउचर नहीं। टैली के अंदर अलग अलग वाउचर होते हैं, जैसे नाम लिख रहा हूं मैं। एक होता है हमारा रिसिप्ट वाउचर, एक होता है हमारा पेमेंट वाउचर, एक होता है हमारा परचेस वाउचर, एक हमारा होता है सेल्स वाउचर, एक हमारा होता है जर्नल वाउचर, एक हमारा होता है कॉन्ट्रा वाउचर, एक होता है हमारा परचेस रिटर्न वाउचर, और एक होता है सेल्स रिटर्न वाउचर। ये बाय डिफॉल्ट आपको टैली में पहले से इनबिल्ट देखा हुआ मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा। क्या क्या नाम लिया मैंने, रिसिप्ट वाउचर, दूसरा क्या है पेमेंट, फिर क्या है परचेस, फिर क्या है सेल्स, फिर क्या है जर्नल, फिर क्या है कॉन्ट्रा, फिर परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ध्यान से देखते जाओ, एकदम इजी है। क्या है, ट्रांजेक्शन्स को उसके नेचर वाइज हमको अलग अलग वाउचर में एंट्री करना पड़ता है टैली में। तो जैसे मान लो आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, आपको कहीं से क्या मिल रहा है, पैसा, तो आप उसकी एंट्री कहां पर करोगे, रिसिप्ट वाउचर में करोगे। आपने अगर किसी को पेमेंट किया तो आप उसकी एंट्री कहां पर करोगे, पेमेंट वाउचर में। तो वाउचर उसके हिसाब से, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जैसे रिसिप्ट करोगे, तो रिसिप्ट करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा कि नहीं, पैसा कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल आएगा। तो रिसिप्ट वाउचर में बाय डिफॉल्ट कैश को क्रेडिट करके, सॉरी डेबिट करके रखा होगा। नहीं समझ रहे हो, ये रिसिप्ट वाउचर जो हमने बनाया ना, अभी मैंने बताया रियल अकाउंट का मीनिंग। रियल अकाउंट में जो हमारे बिजनेस में आता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, है ना। तो रिसिप्ट वाउचर में जाओगे ना जब आप, तो बाय डिफॉल्ट कैश क्या होके रखे रहेगा, डेबिट होके रहेगा। पेमेंट वाउचर में जब जाओगे, तो पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब कैश को क्रेडिट करोगे, तो पेमेंट वाउचर में बाय डिफॉल्ट आपका क्रेडिट किया हुआ रहेगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर आपको पैसा जो है बैंक में रिसीव हो रहा है, मान लो अभी किसी ने आया मेरे अकाउंट में 200 रुपए डाल दिया, 100 रुपए आया था वैसे अभी, बाय मान के चलो मेरे अकाउंट में भी 100 रुपए आया, तो अकाउंट में पैसा आया ना, बात किसकी हो रही, बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है, रियल पर्सनल की नॉमिनल, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है ना। तो बैंक हमारा पैसा रिसीव कर रहा है कि नहीं, बैंक रिसीव कर रहा है। तो बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। तो रिसीवर को क्या करते हैं, तो आप रिसिप्ट वाउचर में बैंक रिसिप्ट को भी एंट्री करोगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बैंक क्या किया रहेगा, डेबिट। और आप अगर किसी को अकाउंट से पे करते हो, तो आपका अकाउंट अब बैंक वाला पे करेगा, तो वो गिवर बन गया उस समय। तो बाय डिफॉल्ट पेमेंट में बैंक क्या किया हुआ रहेगा, क्रेडिट किया हुआ रहेगा। मैं अकाउंटिंग विथ आपको टैली के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। फंक्शन सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे का काम कैसे करता है सिस्टम में, वो आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी 5 मिनट के बाद लैपटॉप अटैच करूंगा, तब आप लोग देख लेना, सब चीज देखने को मिलेगा उसमें, ये सब चीज है ना। तो रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे परचेस। देखो,
हमारे बिजनेस में एक होता है गुड्स। गुड्स समझते हो ना, जिस चीज की हम खरीदी बिक्री करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। तो अगर हम खरीदेंगे गुड्स को तो उसकी एंट्री कहां पर करेंगे, परचेस में। चाहे आप कैश में खरीदो चाहे आप क्रेडिट में खरीदो, चाहे आप कैश में खरीदो चाहे आप क्रेडिट में खरीदो, आप उसकी एंट्री कहां पर करोगे, परचेस में। और काहे की खरीदी को, गुड्स की खरीदी को। फर्नीचर खरीद के ले आए, फर्नीचर आपके लिए गुड्स नहीं है, फर्नीचर आपके लिए एसेट है, तो उसकी एंट्री आप यहां पे नहीं करोगे परचेस में। परचेस में काहे की एंट्री करोगे, केवल और केवल गुड्स की। वैसे ही सेल्स में आप काहे की एंट्री करोगे, केवल और केवल गुड्स के सेल की। क्योंकि जब आप ये वाला वाउचर खोलोगे तो अपन याद करो पिछली क्लास में इन्वेंट्री बनाए थे, तो उसके अंदर है ना परचेस वाउचर जैसी करोगे ना तो वैसे लिस्ट खुल जाएगी, क्या क्या खरीदे उसकी लिस्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सब आ जाएगा। वो पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में नहीं देखने को मिलेगा आपको। खरीदते हैं तो अलग अलग आइटम खरीदे, जैसे अपन ने आलू खरीदा 5 बोरी, शक्कर खरीदा 2 बोरी, है ना, तेल मंगाए 10 पीपा, जो भी अपन ने मंगाया। तो आप परचेस वाउचर जब खोलोगे ना तो ये सारा आपको वहां पे कॉलम दिखेगा एंट्री करने का। ठीक। सेल्स के अंदर आप बिल बनाओगे, सेल वाउचर जो होता है यहीं से आप लोग को बहुत सारे, अब भी आज बोलोगे ना आप लोगों को, आज एक तो मैं दुकान में जॉब लगवा सकता हूँ। मेरे क्लाइंट का कल रात को रिक्वायरमेंट आया है कि मेरे को एक दिन भर के लिए कोई बंदा चाहिए जो सुबेरे 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बैठे और हमारे यहाँ पे कुछ ना करे, सिर्फ वो बिल काटने का काम करना है। जो वायर जाली नहीं रहता, वायर जाली फेंसिंग करते हैं जिससे, उसकी फैक्ट्री है उसकी। तो रेलवे स्टेशन के पास उसका आउटलेट है, तो वहां पर उनका रिक्वायरमेंट आया है कि वहां पे कस्टमर आते हैं ना, तो जो भैया हैं वो तो कस्टमर के साथ बिजी हो जाते हैं, उनको सामान दिखाना है, जो भी करना है ना, समझाना। अब एक बंदा चाहिए कंप्यूटर में एनी टाइम बैठने के लिए, बिल काटने के लिए, क्योंकि वहां पे बिल बाय बिल काम होता है, जीएसटी में सब देना पड़ता है। तो उनको एक बिल बनाने वाला बंदा चाहिए, तो सिर्फ आपको एंट्री वहां पर काहे की करनी रहेगी, सेल्स वाउचर की। तो सेल वाउचर के अंदर जब जाओगे ना तो आप माल बेच रहे हो, कितना क्वांटिटी बेचे, कितना रेट में बेचे, क्या बेचे, जीएसटी वीएसटी लगा के आपको बिल काटना है। फिर वहीं पे आगे फंक्शन आता है बिल प्रिंट करने का भी, तो वो सेल वाउचर से लिंक है वो सारी चीजें। सिर्फ सोच लो पूरे टैली को एक तरफ कर दो, आपको सिर्फ इसी में भी काम मिल सकता है। और आज के डेट में एक फ्रेशर के लिए अगर मैं बोलूं, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और टैली लेके जाके आप आज के डेट में 12 से 15 हजार रुपए महीना आराम से कमा सकते हो, आराम से। सिर्फ बिल काटने का काम करना है, वहां जाके आराम से कमा सकते हो। मैं ये सब देखो, मैं आप लोगों को है ना अभी जो भी समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ, ये आप लोगों के एक है ना बीज बो रहा हूँ, बीज बो रहा हूँ समझते हो, एक पौधा लगा रहा हूँ। फिर बाकी आप जब मार्केट में जाओगे, काम करोगे, आपको इधर उधर से एक्सपोजर मिलेगा, तब आप अपने आप को और नॉलेज में अपग्रेड करते जाओगे। मैं अभी आप लोगों को एक छोटा सा पौधा लगा रहा हूं आपके दिमाग में कि ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो सेल्स वाउचर समझ में आ गया, यहीं पे बिलिंग का काम होता है। अच्छा, बिलिंग जब बनाते हैं ना तो टैली के अंदर बिल बनाने का फॉर्मेट आप सेट कर सकते हो, अपने बिजनेस का लोगो डाल सकते हो, नीचे बिल के नीचे टर्म कंडीशन लिखे रहती है, वो सब आप वहां पे सेट कर सकते हो। बिल का फॉर्मेट आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, आपको कैसा बिल का फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो वो सीखेंगे अपन आगे। जर्नल वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर में काहे की एंट्री होगी, एसेट अगर नकदी में खरीद के ला रहे हो आप तो उसकी एंट्री कहां करोगे, कैश में खरीद के ला रहे हो एसेट, पेमेंट में करोगे, नकदी में एसेट खरीद के ले आए तो उसकी एंट्री कहां करोगे। दूसरा तरीका है एसेट के खरीदने की एंट्री, प्रॉपर अकाउंटिंग अगर बोलूं तो पहले आप एसेट को खरीद के लाए, तो एसेट खरीदना मतलब गुड्स खरीदना नहीं होता है, तो उसकी एंट्री कहां होगी मालूम है, जर्नल। लेकिन जर्नल में कैश ट्रांजेक्शन नहीं आता है। तो आप पहले एसेट को खरीदे तो आपने एक दुकान के नाम से बुक किया और फर्नीचर, ये 2 अकाउंट आप बुक करोगे जर्नल में, फिर बाद में आप उसका पेमेंट दिखाओगे। ये सही प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की, लेकिन अभी बेसिक में है इसलिए मैं ज्यादा अकाउंटिंग के डीप में नहीं जा रहा हूं। बस इतना समझ लो, एसेट को अगर कैश में खरीदोगे तो उसकी एंट्री कहां करोगे, पेमेंट। और एसेट को अगर क्रेडिट में खरीदोगे तो पेमेंट वाउचर तो अलाउ करेगा नहीं आपको एंट्री करनी, क्योंकि वहां पे कैश और बैंक वाली बात होती है। परचेस सेल में डाल नहीं पाओगे क्योंकि वहां पे गुड्स के परचेस सेल की बात हो रही है।
तो बात किसकी आ जाती है फिर, जर्नल, जर्नल में एंट्री होगी उसकी, जर्नल में एंट्री होगी। उधारी अगर आपने कोई एसेट खरीदा है तो। हाँ, परचेस सेल वाउचर में आप उधारी और कैश दोनों गुड्स का खरीदना बेचना एंट्री कर सकते हो, परचेस सेल में उधारी और कैश दोनों। लेकिन जर्नल में हम एसेट खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री करेंगे, क्रेडिट में अगर कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर डिपेंड, ये बेसिकली ये है कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के। किससे रिलेटेड है, कैश और बैंक। जैसे आपने बैंक में कैश जमा किया, तो जहां पर बैंक और कैश एक साथ एक उसमें आ गया, तो आपको वहां पे कौन सा वाउचर यूज करना है, कॉन्ट्रा। मतलब आपके पास कैश पड़ा है, ले जाके आप उसको बैंक में जमा किए, आपके बैंक में पैसा जमा है, आप उसको निकाल के कैश ले आए वहां से। तो जहां पर कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, तो आप वहां पर कौन सा वाउचर यूज करोगे, कॉन्ट्रा वाउचर यूज करोगे। फिर परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न तो समझते हो आप लोग। परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न मतलब परचेस आपने किया तो परचेस किया हुआ माल अगर आप वापस करोगे तो किस में जाएगा, परचेस रिटर्न में। सेल्स किया हुआ माल अगर आप क्या करोगे, वापस आ रहा है, तो आप उसको कौन से वाउचर में एंट्री करोगे, सेल्स रिटर्न। अच्छा, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाउचर को आप थोड़ा सा और डिटेल में समझ लो, फिर अपन टैली में आते हैं सीधा, है ना। जीएसटी की अकाउंटिंग करते समय आपको समय समय पे इसका बहुत काम पड़ेगा। एक मिनट ना, एक वर्ड लिखा मैंने डेबिट नोट, एक वर्ड लिखा मैंने क्रेडिट नोट। इसका रिलेशन परचेस और सेल रिटर्न वाउचर से हो सकता है कि आपके टैली के अंदर परचेस रिटर्न वाउचर और सेल रिटर्न वाउचर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा मालूम है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट। एरो हो सकता है गलत लगा दिया मैं। आप लोगों में से किसी को पता है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से आप क्या समझते हो, पता है आप लोगों को, आप बताओ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, आप बता सकते हो। हाँ, जब हम लोग माल बेचते हैं तो बाकी अगर माल वापस करते हैं पेमेंट ना दे रही तो काट सेल्स की तरफ। चलो मैं बताऊं, देखते जाओ। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है समझना। मान लो ये आप हो, आप कौन हो, सेलर मतलब दुकानदार। आपने किसी को कुछ माल बेचा, आपने किसी को कुछ माल बेचा, ठीक है, कैश में बेचा या उधारी में। नॉर्मली परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न है ना, ये उधारी वाले ट्रांजेक्शन में ज्यादा देखा जाता है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने 10,000 का माल, ये ए है, आपने बी को क्या किया, उधार में बेचा, क्रेडिट में, क्रेडिट में बेचा। तो आप एंट्री क्या किए होंगे, आप कौन हो मालूम है, सेलर हो। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बताओ क्या करोगे, क्या डेबिट करोगे क्या क्रेडिट करोगे। आपके पास से क्या गया, गुड्स गया, आपके पास से गुड्स गया, तो गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट करोगे, और बी को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या होगी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बी को क्या करोगे आप, डेबिट, और गुड्स को क्या करोगे, अभी क्या करोगे, गुड्स को क्रेडिट करोगे, है ना। इतनी बात ध्यान से समझना। अभी आपने बी को क्या करके रखा है, अभी आपने बी को क्या करके रखा है, डेबिट। अब बी जो है उसमें से 2,000 का माल आके लौटा दिया। बी जो है कितने का माल लौटा के गया, 2,000 का। ध्यान से समझना, बी ने 2,000 का माल लौटाया, तो आपने पहले बी को क्या करके रखा था, डेबिट किया था, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब भाई सामने वाले को आपने 10,000 का माल बेचा है तो 10,000 के नाम से लिखे होगे अपने। अब 2,000 का माल वापस दे दिया आपको, तो अब आपका अकाउंट में कितना दिखना चाहिए, उसका बैलेंस 8,000 दिखना चाहिए ना। तो आप बी को क्या करोगे जिससे बी का वैल्यू कम हो जाएगा, डेबिट को कम करना है तो क्या करोगे, क्रेडिट। मतलब आप सामने वाले को कौन सा नोट इशू करोगे मालूम है, क्रेडिट नोट। क्या इशू करोगे,
क्रेडिट नोट इशू करो। तो क्रेडिट नोट कब इशू होता है? इन केस ऑफ परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। ऐसे नाम याद करोगे ना, और आपकी बात सुनो तो उल्टा, ठीक है? अगर आप ऐसे नाम रट्टा मारोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। आप उसको क्या क्या इशू करोगे? क्रेडिट नोट, कि मैंने तेरे को अपने अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट नोट इशू करोगे, क्योंकि आपने अपने अकाउंट में उसके नाम से क्रेडिट एंट्री मारी है, ठीक है? और वही क्रेडिट नोट अगर ये अपने चश्मे से देखेगा तो उसी क्रेडिट नोट को ये भाई डेबिट नोट बोलेगा। मान लो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारता है, कौन? बी, बायर। अब मान लो थोड़ी देर के लिए हम बायर बन जाते हैं, हम माल वापस कर रहे हैं। तो जब हम माल खरीदे थे तो ए को क्या किए थे? क्रेडिट किए थे, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है। तो अब हम जब उसको माल बेचेंगे, वापस करेंगे, सॉरी, परचेस रिटर्न करेंगे, तो परचेस रिटर्न के केस में वही नोट हम जब बनाएंगे, बायर जब बना के देता है तो उसको क्या बोलेगा? वो डेबिट नोट बोलेगा। तो इन केस ऑफ, अब इसका एक सिंपल सा मैं वो बता दूं, क्या बोलते हैं, समरी। तो इन केस ऑफ क्या? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेलर इशू। कौन इशू करता है? सेलर। क्या इशू करेगा? नोटर क्यों लिख दे रहा हूं बार बार? इन केस ऑफ परचेस रिटर्न, बायर इशू डेबिट नोट, ठीक है? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग 2 मिनट के लिए अब वाउचर में जाओ। अब वाउचर में थे अपन, तो यहां पर अब मैं कौन सा नोट इशू करूंगा और यहां पर कौन सा नोट इशू करूंगा? तो अब याद है मैं ऐसा एरो बना दिया था, तो सही बनाया था। इन केस ऑफ परचेस रिटर्न में क्या इशू करूंगा? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न के केस में क्या बनाऊंगा? तो कभी कभी आपको वाउचर इस नाम से ना देखने को मिले, इस नाम से देखने को मिले, तो आप एंट्री अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है? अब आ जाए टैली में। चलो, किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन वालों तो आप लोग पूछ सकते हो। 1 मिनट मेरे को टाइम दो, लैपटॉप ला रहा हूँ। टैली प्राइम में आ जाओ सब। टैली प्राइम, एजुकेशनल मोड ही खोल रहे हैं अपन अभी, है ना? अब यहाँ पे कंपनी का पाथ चेंज करके रखा था, याद है? हटा दूं उसको? उसको उसकी जगह में छोड़ देते हैं ले जाके। ठीक है, ये खुल गया लाला प्रोविजन स्टोर। अब अपना मास्टर वाला काम हो गया है, दिख रहा है आप लोगों को फंक्शन? मास्टर वाला काम अपना हो चुका है। अब अपन किस में आ रहे हैं? ट्रांजेक्शन्स में आ रहे हैं। अगली हेडिंग क्या है हमारी? ट्रांजेक्शन्स। तो ट्रांजेक्शन्स में सुनो, दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा है वाउचर्स और दूसरा क्या दिख रहा है?
डे बुक। एक दिख रहा है क्या वाउचर्स, और दूसरा क्या दिख रहा है डे बुक। वाउचर्स का मतलब होता है यहां पर आपको एंट्री करनी रहती है चीजों की, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसकी डेट वाइज अपने को क्या करनी पड़ेगी, एंट्री। और डे बुक का मतलब क्या होता है मालूम है, जो आपने एंट्री करी है उसको डेली बेसिस पे अगर आपको उसको देखना है कि आज दिन भर में मैं कितने का माल बेचा, आज दिन भर में मैं कितने का माल बेचा या खरीदा, उसका अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आ जाओ वाउचर के अंदर में, ये वाउचर खुल गया। तो अब आप लोग सबसे पहले देखो यहां पर आपको F4 में क्या दिख रहा है, हाँ कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में काहे की एंट्री करते हैं, बैंक और कैश दोनों की एंट्री करते हैं ना। तो ये F4 जो लिखा है ना, ये फंक्शन का बटन है। F4 जो है आप लैपटॉप चला रहे हो कि कीबोर्ड से चला रहे हो। लैपटॉप अगर चलाओगे तो लैपटॉप में यहाँ कंट्रोल के बाजू में फंक्शन का बटन होता है, तो वो दबा के आप F4 दबाओगे ना तो क्या खुल जाएगा, कॉन्ट्रा खुल जाएगा। ठीक है, ऊपर में फंक्शन की होती है F1 से F12 तक, तो उसका शॉर्टकट है। नहीं समझ में आ रहा है शॉर्टकट, आप जाओ डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक भी करके खोल सकते हो। ठीक है, आप कॉन्ट्रा बटन दबा दिए तो कॉन्ट्रा वाउचर खुल गया, उसका शॉर्टकट क्या है, F4। अगला वाला वाउचर क्या दिख रहा है आप लोगों को, पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट क्या है, F5। तो यहां पर फंक्शन बटन दबा के F5 दबाऊंगा ना तो देखो पेमेंट वाउचर आ गया। F6 में आपको क्या दिख रहा है, रिसिप्ट। तो फंक्शन दबा के F6 दबाऊंगा तो कौन सा वाउचर खुल गया, रिसिप्ट वाउचर खुल गया। F7 में क्या दिख रहा है आपको, जर्नल। F8 में क्या दिख रहा है, सेल्स। और F9 में क्या दिख रहा है आपको, परचेस। अब अदर वाउचर में जाओगे ना आप, तो अदर वाउचर में आप यहां पर जाके अपने मर्जी से नए वाउचर आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी जरूरत का कोई ऐसा वाउचर है जो यहाँ नहीं दिया है तो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपके बिजनेस की नीड के हिसाब से। और यहाँ पर दो ठो वाउचर आपको और दिखा, क्या नाम से है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये दोनों वाउचर आपका अलग से यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन है। तो इसका शॉर्टकट दिया है, कैसे खोलोगे उसको, अल्टर दबा के F6 दबाओगे तो क्रेडिट नोट खुलेगा, और अल्टर दबा के आप F5 दबाओगे तो क्या खुल जाएगा, डेबिट नोट खुल जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, अच्छा कभी आप लोगों को फ्यूचर में टैली एग्जाम देने का मौका मिल गया तो MCQ में यही सब पूछता है कि ये वाउचर का कौन सा शॉर्टकट है बताओ, ये फंक्शन कहां से खुलेगा। अच्छा आप ऊपर में देखो ना, F2 F3 दिख रहा है आप लोगों को। F2 के बारे में क्या लिखा है, F2 दबाओगे तो यहां से डेट चेंज करने का ऑप्शन आता है। F2 दबाओगे तो क्या चेंज करने का आएगा, डेट चेंज। ठीक है, अच्छा मैंने एक बटन दबाया अभी, इसमें क्या आया, डेट और पीरियड में फर्क होता है। डेट मतलब आज की पर्टिकुलर डेट, और पीरियड मतलब एक फाइनेंशियल ईयर। जैसे अभी क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, 26-27 है, तो 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक का है। आप चाहो तो 1/4/2025 से 31/3/2000 क्या लिख सकते हो, 26 लिख सकते हो। पिछला फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा आपका टैली। तो इसको दबाने का इसका शॉर्ट फॉर्म होता है अल्टर प्लस F2। केवल F2 दबाओगे ना, केवल F2, तो क्या होगा, डेट चेंज होगी। और अल्टर और F2 दबाओगे तो क्या चेंज होगी, पीरियड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो ऊपर में फाइनेंशियल ईयर आपको कहीं पे दिख रहा होगा। अभी फाइनेंशियल ईयर अपन ने क्या डाला, 25-26 डाला। इसको आप वापस से चेंज कर सकते हो, 1/04/2026 और 31/2027 ये आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट। F2 के बाद अगला पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, कंपनी। तो कंपनी बटन दबाएंगे तो क्या है, अगर आप मल्टीपल कंपनी का काम कर रहे हो, मल्टीपल कंपनी का, तो एक कंपनी अपन ऑलरेडी बना के रखे हैं। अगर आप यहाँ पे और भी 10-12-15-20 कंपनी बना के रखे हो तो यहाँ लिस्ट आ जाएगी, आपको जो कंपनी के अंदर जाके काम करना है आप वहां जाके काम कर सकते हो। ठीक है, कंपनी क्रिएट करना है, कंपनी सिलेक्ट करना है, कंपनी को शट करना है, मतलब वो कंपनी बंद करके दूसरी कंपनी खोलना है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये देखो 10,000 करके दिख रहा है आपको, सॉरी 1 लाख करके दिख रहा है, ये उस कंपनी का फोल्डर बना था। चलो तो अपन एक काम करते हैं, पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं।
पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या है, उसका कोड F5 है। अब इसको 2 मिनट के लिए ऑब्जर्व करो क्या क्या चीजें दिख रही है यहां पर। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है अपन हेडिंग में, पेमेंट वाउचर का नाम, फिर क्या दिख रहा है यहाँ पे, नंबर। ये जो नंबर दिख रहा है ये अभी ऑटोमेटिक जनरेटेड नंबर है। ये सिस्टम, जैसे आप 10 पेमेंट किए तो अभी 1 नंबर किए ना, जब अगली एंट्री करूंगा तो उसको 2 नंबर देगा, फिर उसके बाद अगली एंट्री करूंगा तो 3 नंबर देगा, ऐसे नंबर सीरियली चलता जाएगा। आप अंदर में फंक्शन होता है सेटिंग का, वहां जाओगे ना तो आप ये नंबरिंग को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। अभी एक सीरियल नंबर चल रहा है 1 2 3 4, आप अपनी मर्जी से, आप जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा है तो आप नंबर दे सकते हो 2627/01, 2627/02, ताकि उस वाउचर को देखे तो पता चल जाए कौन से फाइनेंशियल ईयर का वाउचर है। या फिर आप ऐसा भी दे सकते हो 2627/04/01, तो आपको पता चल जाएगा ये अप्रैल महीने का है 26-27 का। मतलब आप नंबरिंग अपनी यूनिक एक सीरीज बना सकते हो नंबरिंग की, वो जाके सेटिंग में हो जाता है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर में क्या पूछे, देखो यहाँ पर डेट दिख रही है, डे अपने आप ले लेता है, डेट आप चेंज करके डाल सकते हो। क्योंकि क्या होता है, आप जब एंट्री करने बैठोगे ना तो आपको सामने वाला अभी तुरंत ट्रांजेक्शन हुआ और तुरंत एंट्री करने का मौका नहीं मिलता हमको, वो ट्रांजेक्शन पहले होके रखा हुआ रहता है। तो व्यापारी क्या करता है, ट्रांजेक्शन को कहीं पे नोट करके रखेगा या उसका बिल काट के रखेगा, उसको देख के हमको एंट्री करनी रहती बाद में। हो सकता है उसको आप 1 दिन के बाद एंट्री करो, हो सकता है कि आप उसकी 1 हफ्ते के बाद एंट्री करो, हो सकता है 6 महीने बाद एंट्री करो, हो सकता है साल भर बाद एंट्री करो। तो आपको अब आप टैली में तो आज की करंट डेट दिखाएगी मान लो, तो आपको वहां जाके डेट चेंज करके फिर जाके एंट्री करनी रहेगी। समझे, डेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑडिट में फिर ये सब चीज पकड़ में आती है कि ये ट्रांजेक्शन इस डेट में हुआ, एंट्री आप दूसरे डेट में करके रखे हो। बैंक से कैसे मैच करोगे आप चीजों को, है ना। आगे उसके बाद डेट हो गया, डे हो गया, अगला क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, अकाउंट। अब जैसे ही अकाउंट में आएंगे हम, अकाउंट में देखो मैं बोला था बाय डिफॉल्ट ये कौन सा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर में 2 ऑप्शन आपको दिख गया, क्या क्या दिखा, कैश और बैंक, और कुछ दूसरा नहीं दिखेगा। और कैश, अगर आप नकदी कैश किसी को दे रहे हो तो क्या लिखोगे, कैश। बैंक से आपने पेमेंट किया तो बैंक सिलेक्ट करोगे। आ गई मेरी बात समझ में। तो हम क्या करें अभी, कैश करें कि बैंक करें, कैश कर देते, चलो तो कैश में गए, टिक मार दिए। अब क्या चीज का पेमेंट कर रहे हो आप, वहां लिखा है, लिस्ट ऑफ अकाउंट खुल गया। आप कैरियज इनवर्ट का पेमेंट किए, कैरियज आउटवर्ड का, ये सब बनाए थे, याद करो, ये सब का अपना पेमेंट का ऑप्शन आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का पेमेंट किया, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का पेमेंट किया तो मान लो कितना अमाउंट है, 10,000 डाल दिए, एंट्री मारे, आगे बढ़े। अब नीचे आगे बढ़ गए, एंटर मार के टैब मार के आगे बढ़ सकते हो। फिर नीचे क्या पूछ रहा है आपसे, नरेशन। याद करो जर्नल एंट्री करते थे तो नीचे नरेशन लिखते थे, तो नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग। नरेशन कभी भी लिखते हैं तो बीइंग से स्टार्ट करते हैं ना, बीइंग। नरेशन इसलिए लिखा जाता है ताकि बाद में आप जब वो एंट्री खोल के देखो तो आपको पता रहे कि किस रेफरेंस में पेमेंट हुआ है। हो गया, लिख दिया, एंटर मारोगे। अब आपको पूछेगा एक्सेप्ट करे कि नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए यस दबाओगे तो एंट्री से हो गई। अब देखो ऊपर नंबर चेंज हो गया, अब दूसरे नंबर का। ऐसे करते करते डेट वाइज आप जितना भी पेमेंट किए पूरे साल भर में एंट्री करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। अब यहां पर एक मजे की बात यह है, यहां पर अब है ना, ये जो अपन कर रहे हैं मैनुअली ये सभी, अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं ना ऑडिट के लिए, तो हम लोग स्मार्ट अकाउंटिंग करते हैं। स्मार्ट अकाउंटिंग मतलब वहां पर है ना, हम बैंक स्टेटमेंट है ना, बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं। एक फंक्शन होता है, एक सिस्टम होता है जिससे हम टैली में बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर देते हैं। बैंक स्टेटमेंट पूरा टैली खींच लेता है, और जितने भी बैंक से पेमेंट हुए ऑटोमेटिक एंट्री आ जाती है, डेट वाइज ये सब, हमको एक एक ठोक एंट्री करनी नहीं पड़ती। अब मान लो कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे 5,000 एंट्रियां होकर रखी है बैंक स्टेटमेंट में, क्या एक एक एंट्री करते रहोगे,
लेबर वर्क हो गया। टैली में जाओ, 2 मिनट लगता है, बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट मारो, एक फंक्शन होता है सिखाऊंगा, तो वहां पे पूरा क्या होता है, पूरा बैंक स्टेटमेंट का पेमेंट आ जाएगा, चढ़ जाएगा। टैली को अगर कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आएगी ये पेमेंट किस चीज का है, तो वो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देगा और उसकी लिस्ट बना के दे देगा, फिर पूछेगा बताओ ये सस्पेंस है तो क्या है, तो आप क्लियर कर देना, सस्पेंस अकाउंट का नाम को हटा के जिस चीज का है उसको डाल देना। समझ में आ गई बात? तो पेमेंट वाउचर में किसी को कोई दिक्कत, इसका इंटरफेस समझ में आ रहा है, कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को कंफ्यूजन कर रही है? आगे बढ़ जाए। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है समझना। वाउचर में गए हम, पेमेंट वाउचर में जैसे अकाउंट सिलेक्ट करने बोला हमको तुरंत, तो मैं यहाँ पे कैश सिलेक्ट करूंगा या फिर क्या सिलेक्ट करूंगा, बैंक, है ना। जैसे मैं सीए दबा दिया तो कैश दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक भी आएगा। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे ना करंट बैलेंस दिखेगा आपको, दिख रहा है तो फंक्शन, मतलब फंक्शन बोलते एक तो दिख रहा है करंट बैलेंस, मतलब वो ये बताते रहेगा कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, और ये तभी सही दिखाएगा जब आप सारी एंट्री को अपडेटेड करते चलते। यहाँ पे दिखाएगा, अब आपके पास मान लो करंट बैलेंस में 0 रुपए है, करंट बैलेंस में कितना है 0, और आप यहाँ पे पेमेंट करने जाओगे, मान लो सैलरी आप दे दिए, दिख रहा है सैलरी 10,000, तो आपका देखो ऊपर में करंट बैलेंस माइनस में चला गया क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा था ही नहीं और आप पेमेंट कर डाले। हाँ हाँ, इसलिए रेड हो गया, मतलब आप ओवरड्राफ्ट कर डाले, बोल सकते हैं ओवरड्राफ्ट हो गया। अब सेव तो हो जाएगा लेकिन आपका बैलेंस निगेटिव में चला गया। अब आप क्योंकि बैंक से पेमेंट किए हो, बैंक से पेमेंट किए हो तो बैंक का थोड़ा सा डिटेल पूछेगा, आपने चेक से पेमेंट किया है तो चेक का नाम नंबर डाल दो, ठीक है, क्या है चेक का रहता है नंबर, चेक की डेट, कौन से बैंक का चेक है, तो ये सब आपसे पूछेगा डिटेल, तो ये डाल दो। अभी मैंने ऐसे ही कर दिया, यहाँ पे लिख दो बी बिंग बिंग सैलरी पेड, हो गया। अब कौन से नंबर का वाउचर आ गया, तीसरा, ये हो गया हमारा पेमेंट। उसके बाद आप आ जाओ किसमें, रिसिप्ट में, रिसिप्ट में आ जाओ F6, ये रिसिप्ट, सब चीज वही है, पेमेंट का जस्ट अपोजिट है। कोई ऐसा फंक्शन है जो, कोई ऐसा ऑप्शन है जो आप लोगों को नया दिख रहा है इसमें, अकाउंट, करंट बैलेंस, सब चीज वही है। यहाँ पे भी सेम एंट्री करनी, बस रिसिप्ट में एंट्री काहे की करनी पड़ती है हमको, मिलने की, है ना। चलो अब परचेस सेल में आते हैं अपन, परचेस में आ जाओ F9 में। अभी देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, परचेस अगर आप करोगे, तो परचेस अगर आप करोगे तो परचेस का जो ये वाउचर खुला है उसको थोड़ा सा एक एक पॉइंट को पढ़ो। सबसे पहले नंबर पे क्या दिख रहा है आपको, परचेस नंबर, ऊपर नंबर दिख रहा है, ये नंबर आपके, आपका बनाया हुआ नंबर है। जैसे एक एक मिनट में फाइल ला रहा हूं, मेरे पास परचेज बिल रखा है एक जन का, दिखा रहा हूं। मार्कर वार्कर है, मार्कर या काली पेन, जेल पेन, ऐसा कुछ है? 2 मिनट ना, इसको यहाँ पे दिखाऊंगा ना स्क्रीन में, और ये क्लास के यूट्यूब में अपलोड होगी। नहीं, वो एक पॉलिसी रहता है उसमें वायलेट कर देता है कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं दिखा सकते।
2 मिनट ना। एक मिनट ना, मैं स्क्रीन पे ला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलो देखो इधर, आप लोगों को एक मैं ना चक्री घुमा है। ये परचेज बिल है, इसको बस देखना है अपने को। देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर दिखा आपको? इनवॉइस नंबर मतलब क्या होता है समझना, ये सामने वाले का नंबर है। इनवॉइस नंबर मतलब क्या है, सामने वाले ने अपने में क्या नंबरिंग रखी है, तो आप उसकी एंट्री कहां करोगे मालूम है? सप्लायर इनवॉइस नंबर में। और ऊपर जो परचेस नंबर लिखा है ना, वो आपकी नंबरिंग है। ये 2 नंबरिंग दिख रही है। जैसे यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 979 दिख रहा है, यहां दिख रहा है 979, ये सप्लायर के इनवॉइस का नंबर। डेट जो भी है डेट डाल दोगे। उसके बाद ये जो शर्मा इंडस्ट्रीज करके दिख रहा है, ये सप्लायर का नाम है। तो इस नाम से आपको लेजर बनाना पड़ेगा, तब यहाँ एंट्री करके देखूंगा ना। जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दूं, 979 डाल दिया। डेट पूछ रहा है, डेट अपन चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एजुकेशनल मोड है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, मैं लिख रहा हूं शर्मा, आया क्या शर्मा? और वहीं पे ऊपर में तो ऑप्शन दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्रिएट। अब तुरंत जाके क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो शर्मा के नाम से। शर्मा, शर्मा इंडस्ट्रीज। कौन है ये? कौन है ये? हमारा क्रेडिटर, हम इससे माल खरीदते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, यस नो, अभी नो ही रहने दो। एड्रेस वेड्रेस डाल दो। ये आगे शर्मा इंडस्ट्रीज देखो। अब शर्मा इंडस्ट्रीज का आपको, एक मिनट ना, सुनो। जब बिल आता है ना, तो बिल जब आता है ना, तो सामने बिल में भी बहुत सारी डिटेल रहती है। जैसे रिसिप्ट नोट नंबर, ये अगर कुछ है तो डाल दो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो। रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच्ड थ्रू, डेस्टिनेशन, कैरियर नेम, एजेंट, इसमें सब है ना। ये जो दिख रहा है आपको, इसमें गाड़ी का नंबर वगैरह सब दिखेगा आपको। ये सब चीज इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है ना। उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग, LR नंबर, मतलब ये सब गाड़ी से रिलेटेड है। मोबाइल नंबर वगैरह कुछ है, आप ऐसे करके एंट्री मार दो। उसके बाद शर्मा इंडस्ट्री, एड्रेस वेड्रेस पूछ रहा है, पार्टी का एड्रेस, ये आगे। परचेस लेजर, परचेस लेजर में आप क्या करोगे? परचेस लेजर आपने बनाया है? नहीं बनाया, तो परचेस लेजर याद करो, कल अपन परचेस सेल नहीं बनाए थे। बना दो अभी। परचेस लिख दिए। इसको हेडिंग डालोगे किसमें?
परचेस नाम का अपना लेजर नहीं बना था करके वो पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पर आप चेक करोगे ना, तो पार्टी का नाम क्या लिखा है, शर्मा, और अपन कौन से अकाउंट में एंट्री करें, परचेस। अब आप आइटम का डिटेल डाल दो, क्या क्या खरीदे आपने उससे। हाँ, आलू के नाम से बनाए थे क्या, अरहर दाल, दावत, बासमती राइस। ठीक है, ये पूरा जो जो आपने माल खरीदा आप उसकी एंट्री कर सकते हो। मैं कोई भी दो ठोक आइटम डाल दे रहा हूं, जैसे दावत बासमती लिख दिए। अब ये लाओगे तो रखोगे कहाँ, कौन से गोडाउन में, तो आपका वेयर हाउस नंबर 1 2 3 ये पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद क्वांटिटी कितना है, 100 बोरी आया। रेट कितना है, 500 रुपए के हिसाब से, 50,000 का माल खरीदे। आप एंट्री मार दो, ये हो गया दावत बासमती राइस का डिटेल आ गया, क्वांटिटी में आ गया, रेट में आ गया ऐसा। इसके अलावा और कुछ नहीं खरीदे, आगे बढ़ जाओ। अब आप उसका एंट्री मार दो, ये जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इस तरीके से बिल बाय बिल अपने को परचेस करना है। सिंपल सी बात है, जो चीज पूछ रहा है उसकी एंट्री करना है। मतलब यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, समझ में आई। जैसे आज की क्लास में स्टार्ट किया तो कहां से स्टार्ट किया था, डेबिट किसको करते, क्रेडिट किसको करते, वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको अकाउंट में वो चीज सही हो रही कि नहीं हो रही वो पता चल जाए। लेकिन टैली में जब आप एंट्री करने बैठोगे तब उसके लिए आपके लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि ये जो वाउचर बने हुए हैं ना, वो डिजाइन ही इस तरीके से किए गए कि ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट करवा देगा वो आपको। समझे मेरी बात। मतलब जब अपन मैनुअल जर्नल एंट्री करते हैं तो हमको डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो करवा देगा आपसे। जैसे परचेस वाउचर है ना, तो परचेस वाउचर में कंपलसरी परचेस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, और क्रेडिट में क्या होगा, कैश में खरीदोगे तो कैश, पार्टी से खरीदोगे तो पार्टी। ये जर्नल एंट्री ऑटोमेटिक ले लेता है। और आप आइटम में जो जो खरीद रहे हो उसका लिस्ट डाल दो, जो जो पूछ रहा है आपसे। गाड़ी वाड़ी का नंबर पूछा है तो इसके अंदर सब गाड़ी वाड़ी का नंबर लिखा रहता है, आप जो जो इसमें लिखी इन्फॉर्मेशन डाल दो। आप कल को जब आप वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करोगे तो सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे अभी 6 महीने पहले की बात बताऊं, मेरे क्लाइंट को नोटिस आ गई। ई वे बिल जानते हो क्या होता है, ई वे बिल नाम सुने हो ई वे बिल का कि नहीं सुने हो, सुने हो कि नहीं। ई वे बिल, जीएसटी में एक बिल बनाना पड़ता है, जब गाड़ी जब माल एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो एक ई वे बिल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ई वे बिल है, इधर देखो। तो जो ई वे बिल होता है ना, ई वे बिल मेरे पार्टी ने 2022 में गलत बना दिया था, 2022 में गलत बना दिया था। अब वो ई वे बिल का गलत बना था, उसका नोटिस अभी आया है 2026 में। तो इतना पुराना रिकॉर्ड का नोटिस आया, तो जवाब देने के लिए आपके पास उसका हिसाब होना चाहिए, खोजते रह जाओगे आप। जैसे कल रात की बात बता रहा हूं, मेरे भाई का मैं जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा था कल रात की, अक्टूबर 2022 की बात है। उसका भी 2022 का ही दिक्कत है, क्योंकि अभी हो सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट में 2022 का काम चल रहा होगा, वो पीछे चलते हमारे से। अभी 26 चल रहा है ना, तो 22 का हिसाब किताब लेके बैठे उन लोग अभी। ठीक है, तो 2022 अक्टूबर में उसका कुछ इनपुट टैक्स जो रहता है ना, जीएसटी में पढ़े होंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो शॉर्ट आ गया। तो 6-7 हजार रुपए का कुछ उसका चालान आ गया है, पटाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो क्लेम किए थे वो उतना मिल नहीं रहा। तो मैं क्या किया, लॉगिन किया पूरा पोर्टल, मेरे पास पूरा हिसाब बना हुआ है, गया अंदर में, पता चला वहां पे एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम क्लेम किए थे वो पार्टी ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, इसलिए नहीं मिला हमको। अब वो मेरे भाई को अपने जेब से पटाना पड़ेगा। तो ऐसे तो अब आपके पास टैली में ये सब चीज की डिटेल क्यों मेंटेन करते मालूम है, ताकि आपके पास पुराना रिकॉर्ड रहे, एक एक चीज का। कौन से गाड़ी से माल आया था वो भी गाड़ी नंबर भी लिखोगे, कब कौन सी चीज की जरूरत कब पड़ जाए आपको नहीं मालूम। इसलिए रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, भले थोड़ा समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे आपको ये देखोगे ना, इसको बोलते हैं ई इनवॉइस, क्या बोलते हैं, ये सिस्टम जनरेटेड होता है। अभी जो ई इनवॉइस है ना, ये इसका डेटा ऑटोमेटिक टैली खींच लेता है, मतलब आपको चिल्लर चिल्लर एंट्री करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक खींच लेगा पूरा इनवॉइस का। तो आपको सेल परचेस समझ में आया। परचेस में गए ना आप, अभी अपन कितना बोरी दावत बासमती खरीदे थे, 100 बोरी। अब आप सेल वाउचर में आ जाओ। ठीक है, अब बेच रहे हो तो किसको बेच रहे हो, पवन बैठा है, प्रकाश किराना वाला बैठा है, सूर्या बैठा है, खरीदने वाला पवन को बेचेंगे हम माल। अब पवन को जो होता है डिलीवरी नोट वगैरह बनता है, तो 01 डाल दो, कौन से डेट को जा रहा है ये सब डालने की जरूरत नहीं भी है, एंटर एंटर मार के आगे बढ़ सकते हो आप। ठीक है, पवन कहाँ रहता है उसका नाम पता डाल दो, हो गया।
अब सेल्स वाउचर में सेल्स लेजर की एंट्री करनी पड़ती, तो सेल्स नाम का अपन बनाए नहीं थे, तो सेल्स बना लो, सेल्स अकाउंट। हो गया। अब आप क्या बेच रहे हो उसको, हमारे पास देखो दावत बासमती राइस क्वांटिटी भी दिखा रहे हैं, 100 किलो पड़ा है, और जो चीज नहीं है ना हमारे पास उसकी एंट्री मारोगे तो निगेटिव स्टॉक में चला जाएगा। ठीक है, दावत बासमती राइस कहां से उठा रहे हो, वेयर हाउस लोकेशन नंबर 1 में पड़ा है, दिखा देगा, देखो वेयर हाउस 1 में ही पड़ा है, 2 3 में नहीं है वो। यहां से उठाए, क्वांटिटी कितना, 50 बोरी बेचे, कितने में बेचेंगे, जन सेवा करने नहीं बैठे, 1000 में बेचेंगे इसको। ठीक है, हम डबल रेट में बेचेंगे उसको। हो गया। अब आपने कोई भाड़ा वाड़ा कोई खर्चा पानी किया है, जैसे उसके यहाँ होम डिलीवरी चार्जेस, तो कैरियज आउटवर्ड का जोड़ दो पैसा इसके में, चल भाई तू 200 रुपया और देगा गाड़ी का। ये परसेंट वाइज ले रहा है। ठीक है, 500 रुपये हम जोड़ दिए, तो पवन अब हमको 50,500 रुपये देगा, ये हो गया। हाँ, क्यों देंगे डिस्काउंट। तो ये परचेस सेल की एंट्री हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट, मतलब जो फॉर्म खुलता है जहां पर जो डालना रहता है, जो पूछ रहा है वो डालना है, जो चीज आपको लग रही है कि इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना। जरूरी थोड़ी कि हर बार आपको पूरा डिटेल वाला ही बिल मिलेगा, हो सकता है कम डिटेल वाला मिले, तो आपको पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं, गाड़ी अब आप खुद ही जाके खरीद के लाओ तो गाड़ी नंबर के अपने गाड़ी का डालोगे नहीं ना, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्या हो गया। तो आज अपन कितने वाउचर देखे, 4, एक रिसिप्ट देखे, पेमेंट देखे, सेल देखे और परचेज देखे। अब अपना अगला काम है अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करना और एंट्रियां करना। ठीक है, अच्छा किसी किसी के पास कंप्यूटर होगा, वो तो यहाँ लाया नहीं होगा, ला भी नहीं सकते, जिसके जिसके पास लैपटॉप है वो तो ला सकते हो और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो अब मेरे पास बहुत सारे वाउचर्स पड़े हैं, मैं आप लोगों को इसको जनरेट करके पीडीएफ बना के भेजूंगा, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल और परचेस। तो अब अपने को प्रैक्टिस करनी है इसकी एंट्री कर करके। ठीक है, और बताओ और क्या आप लोग जानना चाहते हो। मेरी क्लास का टॉपिक आज का खत्म हो गया है, कुछ पूछना है ऑनलाइन वालों। चलो क्लास ओवर करें।